वोट चोर गद्दी छोड़, ये सिर्फ एक नारा नहीं था, इसे राहुल गांधी की राजनीति का डिफाइनिंग मूवमेंट बनना चाहिए था। लेकिन हर बार की तरह खोखले दावे, बिना हेलमेट की बाइक और अपने जैसे ही असफल नेताओं के साथ मिलकर के केवल नारे लगाने से किसी की कैरियर ट्रैजेक्टरी नहीं बदलती। चौकीदार चोर है से लेकर के वोट चोर गद्दी छोड़ तक नारे कैची हैं, राइमिंग है, हिंदी में है तो सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी कर जाते हैं। लेकिन ट्रेंडिंग से सच्चाई नहीं बदलती, ना लाइक्स और शेयर से सरकारें गिरती हैं। केवल टूल किट पर पोस्ट डालने से, सिक्स पैक एप्स दिखाने से और फॉरेन पास की लाइन फॉलो करने से भारत में सत्ता परिवर्तन कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अब आप कहेंगे कि लो फिर वही रिजीम चेंज, डीप स्टेट, सोरोस, अमेरिकन एनजीओस, टूल किट। पर क्या करें, झूठ की याददाश्त बहुत बड़ी होती है। वही नैरेटिव्स बार बार दोहराए जाते हैं ताकि लोगों को सच लगे, और सच उसकी मजबूरी है कि उसे हर बार नया रूप लेकर एम्पलीफाई करना पड़ता है। याद कीजिए, हमने पहले भी दिखाया था वोट चोरी वाला कैंपेन और उसके पीछे का फॉरेन लिंक, सीए और एनआरसी प्रोटेस्ट को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश, फार्म लॉज आंदोलन के दौरान राजधानी को चॉक होल्ड करने का प्लान, मणिपुर और दिल्ली राइट्स में इकोसिस्टम की रोल प्ले, और अब टैरिफ्स के नाम पर भारत को इकोनॉमिक सीज में लेने की कोशिश। ये आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं हैं, ये सब एक ही पैटर्न के हिस्से हैं। समझ सको तो समझ लो, ये पूरा खेल सत्ता पलट का है। अब कुछ लोग कहेंगे कि विपक्ष तो बस विपक्ष का काम कर रहा है, लेकिन खुद से पूछिए, पिछले कुछ ही वर्षों में भारत समेत हमारे पड़ोस के कितने देशों में रिजीम चेंज की कोशिशें हुई, और सच्चाई यह है कि भारत को छोड़कर लगभग हर जगह पर यह खेल कामयाब भी हुआ। तो इस वीडियो में हम भारत से शुरू करेंगे और देखेंगे कि किस तरह यह फॉरेन डिजाइन फॉर्मूला बार बार रिपीट होता है। राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस के कनेक्शन की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, तो क्या वोट चोरी वाला नारा भी उसी खेल का हिस्सा है? इट्स पॉसिबल। सोचिए, राहुल गांधी नारे देकर माहौल बनाते हैं और उसी आग में योगेंद्र यादव जैसे लोग घी डालते हैं। खुलेआम कहते हैं कि भारत में भी वही होना चाहिए जो बांग्लादेश में हुआ, यानी साफ शब्दों में रिजीम चेंज। और अब आइए इस वोट चोरी नैरेटिव के सबसे दिलचस्प लिंक पर। एक तरफ राहुल गांधी हैं और दूसरी तरफ संजय कुमार और उनका संस्थान सीएसडीएस, सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज। नाम भले ही रिसर्च का हो, लेकिन काम सीधा राजनीति में इस्तेमाल होता है। संजय कुमार कोई साधारण एकेडमिक नहीं है, वो फुलब्राइट फेलो रह चुके हैं। ये वही प्रोग्राम है जिसे सीधे यूएस स्टेट डिपार्टमेंट फंड करता है, यानी उनकी इंटेलेक्चुअल ग्रूमिंग अमेरिकी इकोसिस्टम से हुई है। ऊपर से संजय कुमार को योगेंद्र यादव का शिष्य माना जाता है, और हम इस बात को पीछे नहीं भेज सकते कि भारत से सोरोस के सामने डेमोक्रेसी पर पहला प्रेजेंटेशन देने वाले योगेंद्र यादव ही थे। योगेंद्र यादव की भूमिका किसान आंदोलन में क्या रही है, ये वे खुद कैमरा पर बता चुके हैं। इसी तरह सीएसडीएस को अतीत में फोर्ड फाउंडेशन जैसी अमेरिकी संस्थाओं से ग्रांट्स मिलते रहे। फोर्ड फाउंडेशन वही संस्था है जिस पर भारत सरकार ने 2015 में एफसीआरए स्क्रूटनी लगाई थी, क्योंकि उसकी फंडिंग पैटर्न संदिग्ध थी। ये बात खुद संजय कुमार ने अर्नब गोस्वामी को दिए गए अपने इंटरव्यू में हाल ही में कही थी। इतना ही नहीं, सीएसडीएस ने अपनी इलेक्शन स्टडीज में जर्मनी की हेनरिक बोल फाउंडेशन जैसी संस्था के साथ सहयोग किया है। हेनरिक बोल कोई न्यूट्रल एकेडमिक बॉडी नहीं है दोस्तों, बल्कि जर्मन ग्रीन पार्टी का ऑफिशियल थिंक टैंक है, जिससे भारत में लगातार डिविजिव इश्यूज पर पक्ष लिया है। यही पिक्चर साफ है। राहुल गांधी अपने भाषणों से पॉलिटिकल माहौल बनाते हैं। सीएसडीएस जैसे संस्थान फॉरेन फेलोशिप्स और वेस्टर्न एनजीओ से फंडिंग लेकर के सर्वेज और रिपोर्ट्स के जरिए उसी नैरेटिव को इंटेलेक्चुअल लेजिटिमेसी देते हैं। राजनीति और सूडो एकेडमिया का ये परफेक्ट नेक्सस है, जिसे ओपनली अमेरिका और जर्मनी जैसी ताकतें सपोर्ट करती हैं। और इस खेल में केवल सीएसडीएस अकेला संस्थान नहीं है। सबसे पहले अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सब्यासाची दास ने 2019 के चुनाव नतीजों को लेकर एक निहायत ही इलॉजिकल और अधूरा पेपर लिखकर ये साबित करने की कोशिश की थी कि 2019 का चुनाव रिग्ड था। इन अकेडमिशियंस का कनेक्शन वोट चोरी से सीधा इसलिए है क्योंकि इन्हीं के बनाए झूठे डाटा और सर्वेस के सहारे पूरा देश और अब विदेश भी भारत की सबसे विश्वसनीय संस्थान यानी इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा रहा है। एक्यूजेशंस इतने गंभीर हुए कि बाद में खुद संजय कुमार को माफी मांगनी पड़ी। लेकिन राहुल गांधी और उनका इंडी गठबंधन, वो तो इसी आग में अपनी चुनावी रोटियां सेकने की उम्मीदों में बैठ रहे हैं, खासकर बिहार जैसे राज्य में। अब सोचिए कि टूलकिट सिर्फ डेटा और हैशटैग्स तक नहीं रुका। भारत में पिछले कुछ सालों में बड़े बड़े आंदोलन भी इसी फॉर्मूला से खड़े किए गए हैं। सीएए एनआरसी प्रोटेस्ट एक सिंपल अमेंडमेंट था। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए उत्पीड़ित हिंदूज, सिख्स और क्रिश्चियंस को सिटीजनशिप देने का। टूलकिट ने इसे ट्विस्ट किया, मुस्लिम्स की सिटीजनशिप छीन ली जाएगी। शाहीन बाग मॉडल पूरे देश में फैल गया। इंटरनेशनल मीडिया ने एम्पलीफाई किया और संसद में पास हुआ कानून सड़कों पर घिर गया। फार्म लॉज आंदोलन, 3 कानून जो मिडिलमैन की पकड़ तोड़कर किसानों को सीधे मार्केट असेस देते, उन्हें फ्रेम किया गया कि किसानों को कॉर्पोरेट गुलाम बना दिया जाएगा। सोचिए, रिहाना और मियां खलीफा एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स बन गए,
और ग्रेटा थनबर्ग ने गलती से टूल किट लीक कर दी, जिसमें साफ लिखा था कि कौन सा हैशटैग कब ट्रेंड करना है, किस एमपी को टारगेट करना है। दिल्ली राइट्स और मणिपुर वायलेंस, हर बार ब्लेम सरकार पर। फॉरेन प्रेस पहले से स्क्रिप्ट लेकर रेडी थी। पैटर्न हर बार वही रहता है, पहले फेक डाटा और डिस्टॉर्टेड नैरेटिव, और फिर उसके बाद में मास प्रोटेस्ट और इंटरनेशनल इको चैम्बर, और आखिर में इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी पर हमला। मकसद एक ही है, केओस क्रिएट करना और सरकार को डिस्टेबलाइज करना। तो जब अगली बार आप वोट चोर या गद्दी छोड़ जैसा नारा सुने तो समझ लीजिए कि ये सिर्फ अपोजिशन पॉलिटिक्स नहीं है, ये उसी ग्लोबल टूलकिट का हिस्सा है जिसका टारगेट सिर्फ सरकार नहीं बल्कि भारत के इंस्टीट्यूशंस पर लोगों का भरोसा तोड़ना है। अब भारत में आपने देखा कि टूलकिट डेटा मैनिपुलेशन और प्रोटेस्ट की आड़ लेकर सत्ता पलट की कोशिश हो रही है, लेकिन यही स्क्रिप्ट हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में भी पूरी तरह लागू की गई और वहां कामयाब भी हो गई। शेख हसीना ने खुद खुलकर कहा था कि उनके खिलाफ जो आंदोलन खड़ा किया गया उसके पीछे अमेरिका का हाथ था। वजह साफ थी, अमेरिका के सेंट मार्टिन आइलैंड और स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स का कंट्रोल चाहिए था, और जब हसीना ने मना कर दिया तो वही रिजीम चेंज फॉर्मूला एक्टिवेट कर दिया गया। जुलाई 2024 से शुरू हुए कथित स्टूडेंट प्रोटेस्ट दिखने में तो रोजगार और एजुकेशन कोटा पर थे, लेकिन असल में जमाते इस्लामी और बीएनपी द्वारा प्री प्लान स्क्रिप्ट थी। 18 जुलाई को ही ढाका में स्टेट ब्रॉडकास्टर बीटीवी को जला दिया गया। इस्कॉन मंदिरों और हिंदू घरों पर हमले शुरू हुए, यानी मुद्दा जॉब्स या कोटा नहीं बल्कि केओस क्रिएट करना था। हसीना सरकार ने कोटा सिस्टम पूरी तरह खत्म भी कर दिया, लेकिन हिंसा रुकी नहीं। क्यों? क्योंकि असल में मकसद इलेक्टोरल मिसट्रस्ट पैदा करना और सत्ता पलटना था। 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना को देश छोड़कर भारत आना पड़ा और नोबेल लॉरेट मोहम्मद यूनुस एक कट्टरपंथी सपोर्टेड इंतरिम रिजीम के मुखिया बना दिए गए। अब उस दिन ही ढाका की सड़कों पर 120 से ज्यादा लोग मारे गए, 54 से ऊपर हिंदू टेंपल्स और हाउसेस पर हमला हुए, इस्कॉन मंदिर तोड़ा गया, हिंदू प्रोफेसर्स को जबरन इस्तीफा दिलवाया गया। यानी बिल्कुल वही पैटर्न जो टूलकिट प्रोटेस्ट में हमने भारत में देखा। पहले स्टूडेंट और कॉन्स्टिट्यूशन की आड़, फिर हिंसा और केओस, और उसके बाद फॉरेन बैक रिजीम चेंज। शेख हसीना ने इसे साफ कहा कि अमेरिका वांटेड रिजीम चेंज इन बांग्लादेश बिकॉज आई रिफ्यूज टू गिव देम माय पोर्ट्स, और यही लाइन भारत में भी रिपीट हो रही है। यहां भी वोट चोरी और इलेक्टोरल मिसट्रस्ट की स्क्रिप्ट चलाने की कोशिश हो रही है। अब बांग्लादेश के बाद सबसे बड़ा एग्जाम्पल पाकिस्तान का है दोस्तों। 2022 में इमरान खान की सरकार को नॉन कॉन्फिडेंस मोशन से गिरा दिया गया। खान ने खुलेआम कहा था कि यह सब एक फॉरेन कॉन्स्पिरेसी थी। सीधे अमेरिका का नाम लेकर के उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन ने उनकी कुर्सी खिंचवा दी क्योंकि उन्होंने रशिया से तेल लेने की हिम्मत दिखाई और अफगानिस्तान संकट पर अमेरिका के कहने पर चलने से इनकार कर दिया। इसके तुरंत बाद ही पाकिस्तान की सियासत में वही पैटर्न शुरू हुआ जो हमने इंडिया और बांग्लादेश में देखा। इलेक्टोरल मिसट्रस्ट और वोट चोरी का नैरेटिव। इमरान खान के समर्थकों ने हर रैली में एक ही नारा लगाया, ये हुकूमत इंपोर्टेड है, ये इलेक्शन रिग्ड है। 2023 में जब खान को गिरफ्तार किया गया तो उनके समर्थकों ने रावलपिंडी के जीएचक्यू और लाहौर के कोर कमांडर के घर तक को जला दिया। पाकिस्तान जैसा फौज के लिए सेंसिटिव मुल्क भी इस नैरेटिव की आग में जल उठा। आखिरकार आर्मी को क्रैकडाउन करना पड़ा, हजारों लोग जेल गए, लेकिन फॉरेन कॉन्स्पिरेसी का नैरेटिव और मजबूत हो गया। फिर आया 2024 का इलेक्शन। खान खुद जेल में थे, लेकिन पीटीआई समर्थित उम्मीदवारों ने चौंका देने वाला प्रदर्शन किया। फिर भी सरकार बनने नहीं दी गई और वहां भी वही शब्द गूंजने लगे, वोट चोरी, स्टोलन मैंडेट और रिगिंग। राहुल गांधी के वोट चोर नैरेटिव और पाकिस्तान के इंपोर्टेड हुकूमत नैरेटिव में फर्क सिर्फ जगह का है। फॉर्मूला एक ही है, अराजकता फैलाओ, सिस्टम पर अविश्वास पैदा करो और फॉरेन मीडिया व थिंक टैंक्स को गोला बारूद दो। बांग्लादेश में शेख हसीना ने कहा कि अमेरिका पोर्ट्स के लिए रिजीम चेंज कर रहा था। पाकिस्तान में इमरान खान ने कहा कि रशिया के तेल और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की वजह से उन्हें हटाया गया, और भारत में भी वही ब्लूप्रिंट दिख रहा है, वोट चोर, गद्दी चोर। पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन दोनों ही देशों में हाल के सालों में हुए रिजीम चेंज ऑपरेशंस में कई चौंकाने वाली समानताएं नजर आती हैं, और इन सबके बीच में बार बार एक ही नाम सामने आता है, डोनाल्ड लू। ये वही अमेरिकन डिप्लोमेट है जो साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स के असिस्टेंट सेक्रेटरी रह चुके हैं। सबसे पहले पाकिस्तान का मामला देखते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने खुले मंच में आरोप लगाया था कि उनकी सरकार को गिराने के पीछे अमेरिका का हाथ है। खान का दावा था कि एक डिप्लोमेट मीटिंग में अमेरिकन असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू मौजूद थे, जहां पाकिस्तान राजदूत को यह साफ संदेश दिया गया कि अगर इमरान खान पद पर रहते हैं तो पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी होगी, लेकिन अगर उन्हें हटाया जाता है तो अमेरिका पाकिस्तान को माफ कर देगा। यही मीटिंग बाद में साइफर के रूप में पाकिस्तान की पार्लियामेंट में भी पेश हुई। इसके बाद पाकिस्तान की सियासत में जो उठापटक हुई वो किसी से छुपी नहीं है। अब जरा बांग्लादेश पर नजर डालते हैं। वही डोनाल्ड लू यहां पर एक्टिव नजर आते हैं। 2024 में बांग्लादेश में कोटा सिस्टम को लेकर के शुरू हुआ स्टूडेंट का आंदोलन अचानक फुल फ्लेजेड रिजीम चेंज में बदल गया।
इस आंदोलन को लीड किया स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नामक ग्रुप ने, जिसके नेता थे नहीद इस्लाम, अख्तर हुसैन, नासिफ महमूद, अबू बकर माजूमदार, अली एहसान जुनैद, रफी सलमान रिफत, मोहम्मद महफूज आलम और लीमा अख्तर। शुरू में यह आंदोलन सरकारी नौकरियों में कोटा खत्म करने तक सीमित था, लेकिन कुछ ही हफ्तों में ये शेख हसीना इस्तीफा दो के नारे तक पहुंच गया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस पूरे दौर में करीब 1400 लोग की जान गई। ये दावा भी गलत है। 1400 लोगों के मारे जाने की बात करके रिजीम चेंज ऑपरेशन किया गया, लेकिन बाद में खुद मोहम्मद यूनुस की सरकार ने लगभग 650 लोगों के मरने की बात की। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस आंदोलन से अचानक स्टूडेंट्स को कॉलेज से उठाकर मंत्री बना दिया गया और ये अनइलेक्टेड लोग इस समय बांग्लादेश पर राज कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इन स्टूडेंट लीडर्स की अमेरिका से सीधी मीटिंग्स भी हुई। कई बार ढाका और काठमांडू में यूएस डिप्लोमेट से ये मुलाकातें दर्ज की गई। इसमें यह शक और गहरा हो जाता है कि यह सिर्फ एक स्पॉन्टेनियस स्टूडेंट्स मूवमेंट नहीं था, बल्कि इसके पीछे किसी बड़ी ताकत का बैकअप मौजूद था। अब यहां एक और अहम किरदार सामने आते हैं पीटर हेस। ये उस समय बांग्लादेश के अमेरिकन राजदूत थे। हसीना सरकार के पतन के कुछ ही समय के बाद वे अचानक से अपने पद से हट करके अमेरिकन एनर्जी कंपनी एक्सेलरेट एनर्जी में पहुंच गए और यही कंपनी अब बांग्लादेश में गैस सप्लाई करके सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स ले रही है। यानी सियासी उठापटक के तुरंत बाद अमेरिकन कारोबारियों के हितों का रास्ता खुल गया। इतना ही नहीं, रिजीम चेंज के 1 वर्ष के भीतर भीतर यूनाइटेड ह्यूमन राइट्स ऑफिस नामक दफ्तर बांग्लादेश में खुला और ये वही पैटर्न है जो पहले पाकिस्तान और फिर अफगानिस्तान में हमें देखने को मिला। जहां जहां ये ऑफिस खुला, वहां के हालात रिजीम चेंज और अफरा तफरी में बदल गए। आज स्थिति यह है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और स्टूडेंट लीडर्स तक खुलेआम अमेरिकन डिप्लोमेट से गाइडेंस ले रहे हैं। वहीं पाकिस्तान में इमरान खान जेल में बंद है और उनकी पार्टी हाशिए पर ढकेली जा चुकी है। दोनों देशों के हालात मिलाकर देखा जाए तो साफ लगता है कि अमेरिका ने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना लिया है। पहले जनता के बीच इलेक्टोरल मिसट्रस्ट और गुस्सा पैदा करो, फिर स्टूडेंट्स और सिविल सोसाइटी को मोबिलाइज करो। जब माहौल पूरी तरह से भड़क जाए तो पॉलिटिकल लीडरशिप को हटा दो और उसके बाद में इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट्स और स्ट्रेटेजिक फायदे अपने हाथ में ले लो। और इस पूरे पैटर्न में नाम बार बार वही आते हैं, डोनाल्ड लू, पीटर हेस और अमेरिकन एम्बेसी के इर्द गिर्द घूमता एक नेटवर्क। गौर करने वाली बात यह भी है कि डोनाल्ड लू पिछले वर्ष यानी 2024 में भारत भी आए थे। तो कनेक्शन आप खुद कर लीजिए, क्योंकि पूरी कहानी तो मैं आपको बता ही चुका हूं। क्या केवल एक विजिट थी या कोई सिंस्टर प्लान? दोस्तों, बात केवल पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान तक सीमित नहीं है। पाकिस्तान के बाद अब बात श्रीलंका की। साल 2022 में वहां का पॉलिटिकल क्राइसिस पूरी दुनिया ने देखा। अचानक भीड़ प्रेसिडेंशियल पैलेस की दीवार फांदकर अंदर घुस गई। गोटबाया राजपक्षा को देश छोड़कर भागना पड़ा और इसे मीडिया ने जन आंदोलन का नाम दिया। लेकिन क्या यह वाकई सिर्फ जनता का गुस्सा था? असल में श्रीलंका में इकोनॉमिक मुश्किलें नई नहीं थी। कोरोना के बाद हालत बिगड़े, कर्ज और महंगाई बढ़ी, लेकिन ये सब पॉलिटिकल अपहीवल में कैसे बदल गया? वही पुराना पैटर्न। गो होम गोटा कैंपेन को अचानक सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराया गया। एनजीओज और फॉरेन नेटवर्क्स ने इसे एम्पलीफाई किया और डेमोक्रेटिक प्रोसेस को बाईपास कर सड़कों पर ही सत्ता बदल दी गई। नतीजा, राजपक्षा हटे लेकिन जनता की दिक्कतें जस की तस रहीं। पर मैसेज साफ दिया गया कि अगर कोई सरकार वेस्टर्न नैरेटिव से हटेगी तो जनता के गुस्से के नाम पर रिजीम चेंज करवा दिया जाएगा। यही पैटर्न हमें इंडिया के वोट चोर नैरेटिव में भी दिखता है। चाहे बांग्लादेश में रिग्ड इलेक्शन हो, पाकिस्तान में इंपोर्टेड हुकूमत हो या श्रीलंका में गो होम गोटा, तीनों जगह कहानी एक ही है। पहले अविश्वास पैदा करो, फिर सड़कों पर आग लगाओ और आखिर में सत्ता ही बदल दो। श्रीलंका का हाल भी अलग नहीं रहा। वहां इकोनॉमिक क्राइसिस और महंगाई को लेकर के जनता के गुस्से को इस तरह भड़काया गया कि प्रेसिडेंशियल पैलेस तक घेर लिया गया। जनता का जेन्युइन आक्रोश था, लेकिन उसे एक व्यक्तिगत नैरेटिव और बाहरी सपोर्ट ने रिजीम चेंज में बदल दिया। पाकिस्तान में इमरान खान की सत्ता गिरने के पीछे भी पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस प्रपोजल से ज्यादा वॉशिंगटन डीसी की डिप्लोमेटिक केबल्स और आईएमएफ की इकोनॉमिक लेवरेज की गूंज थी। और बांग्लादेश में शेख हसीना ने खुलेआम अमेरिका पर आरोप लगाया कि वो अपने खिलाफ विपक्ष को खड़ा कर रहा है ताकि पोर्ट्स पर अपना इन्फ्लुएंस जमा सके। पैटर्न देखिए साफ है। चाहे ढाका हो, इस्लामाबाद हो या कोलंबो, चुनावी प्रक्रिया पर अविश्वास पैदा करो, केओस फैलाओ, फिर इंटरनेशनल दबाव के जरिए सत्ता पलट दो। और अब वही पैटर्न भारत में भी दोहराने की कोशिश हो रही है। वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारों, झूठे डेटा टूलकिट कैंपेन्स और मैनिपुलेटेड प्रोटेस्ट के सहारे। लेकिन फर्क यही है कि इंडिया ना तो पाकिस्तान है, ना बांग्लादेश और ना ही श्रीलंका। यहाँ की डेमोक्रेटिक जड़ें कई गहरी हैं। इलेक्शन कमीशन, जुडिशरी और सबसे ऊपर जनता का भरोसा, ये वो दीवार है जो किसी भी फॉरेन रिजीम चेंज प्रोजेक्ट को ध्वस्त कर देती है। अपोजिशन चाहे जितना भी फॉरेन नैरेटिव अडॉप्ट कर ले, सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलवा ले या टूलकिट बना ले, आखिर में सत्ता वही तय करती है जिसने जनता अपने वोट से चुनती है। और यही भारत की सबसे बड़ी ताकत भी है।
नमस्कार।